Three of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. पहले Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। पहले तो मुझे ये बताइए कि हमने लास्ट टाइम क्या एसी शुरू कर दिया था, एज आई रिमेम्बर, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और कहाँ तक डिस्कशन किया था हमने एसी पे? सर आपने ई नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन बता दिया था और थीटा के हमने वैल्यूज लिए थे और ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि जो हमने एसी का ईएमएफ लिखा था, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, दैट वी रोट इट एज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जहां पर ये ई नॉट क्या है, तो दिस ई नॉट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ईएमएफ दैट कैन be there in a coil or induced in a rotating coil which rotates inside the magnetic field. तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, मैक्सिमम ईएमएफ, इससे ज्यादा ईएमएफ नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ इतना है। और साइन ओमेगा टी में ओमेगा वाज दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम फर्दर ऐसे भी लिखते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, वेयर टी कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू। आइदर यू कैन राइट इट एज न्यू, ऐसे लिख लो, या मैं कहीं ऐसे लिख दूं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एफ लिखूं या न्यू लिखूं, बोथ मींस द लीनियर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों का मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब कि बेटा ये जो एसी है, विच इज द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि आपके घरों में जो एसी की सप्लाई होती है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो आपके घरों में सप्लाई होती है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज फॉर द करंट। ठीक है, तो खैर, तो ये तो ईएमएफ की कहानी है। और इसमें जो मैंने ग्राफ आपको बताया होगा, बिकॉज दिस ईएमएफ इज अ फंक्शन ऑफ साइन, मतलब ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे, वेयर थीटा इज ओमेगा टी इन दिस केस। तो ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो भी साइन जैसा होगा। जैसे साइन वेरी करता है वैसे ही ईएमएफ वेरी करेगा। और ये मैंने लास्ट टाइम आपको शो किया था कि कैसे कैसे वेरी करेगा। जब ये वैल्यू 0 होगी, ये मैक्सिमम होगी किस इंस्टेंट पे, फिर उसके बाद ये इस वैल्यू के साथ क्या होगा, ठीक है, ये निगेटिव भी होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव भी होगी। तो ये जिस तरह से साइन चेंज करता है, वैसे ही ईएमएफ की वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पर ये मैक्सिमम ईएमएफ है विच इज प्लस ऑफ ई नॉट, यहाँ पर ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विच विल बी माइनस ऑफ ई नॉट, एंड द मिनिमम वैल्यू वुड बी 0। ठीक है। अच्छा साहब, हमने जो लास्ट टाइम जिस कॉइल को रोटेट कराया था इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड आफ्टर रोटेटिंग दैट कॉइल वी सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट, रादर इट इज वेरिंग साइनोसॉइडली। ठीक है, मतलब साइनोसॉइडली कहने का मतलब कि जैसे जैसे साइन वेरी करता है, या इट डिपेंड्स ऑन अ साइन फंक्शन, ये मतलब था उसका, कि जैसे साइन वेरी करेगा वैसे ही हमारे ये ईएमएफ वेरी करेगा। तो अगर मान लो मैं उसी कॉइल को कंटिन्यू करता हूं उसमें आगे फर्दर, कि लेट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज आर ओम। अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल को आर ओम मान लूं, कि जो कॉइल है हमारी उसकी रेजिस्टेंस आर ओम है, तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं बेटा कि अगर दोनों तरफ मैं आर से डिवाइड कर दूं, ई डिवाइडेड बाय आर एंड दिस ई नॉट डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर मैं बोथ साइड इफ आई डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, तो आपको नहीं लगता कि रेजिस्टेंस से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट? भाई दोनों तरफ अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो ये ईएमएफ का दूसरा मतलब वोल्टेज, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो वोल्टेज को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, एंड दिस करंट विल बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, देखो, व्हेन योर ईएमएफ इज समथिंग ई, जब ये आपका ईएमएफ ई है, तो उस इंस्टेंट पे जो करंट मिलेगा आपको वो कुछ मिलेगा, लेट दैट करंट बी आई। ठीक है, जब यही ईएमएफ व्हेन इट विल बिकम मैक्सिमम, तो जो उस केस में करंट मिलेगा वो करंट भी क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, वेर यू कैन क्लेम दैट कि जो आई नॉट है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये आई नॉट कैसा करंट है, ये आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है विच कैन बी इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल विच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम। अगर आप इसका भी ग्राफ देखें तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा सर, साइन फंक्शन आएगा, साइनोसॉइडल ग्राफ आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसा ईएमएफ का है। यहाँ पर करंट अपना मैक्सिमम है पॉजिटिव साइड पर, यहाँ पर करंट मैक्सिमम है ऑन द नेगेटिव साइड। तो जैसे ईएमएफ वेरी कर रहा है विद द टाइम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वैसे ही आपका करंट भी वेरी करेगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसा कोई भी करंट
जिसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही हो एंड द डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग विद द टाइम, तो ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं बेटा। सच अ करंट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस विद टाइम। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला कि बोथ चेंजेस साइनोसॉइडली। इस बात पे जरा ध्यान दे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। भाई मैंने आपसे ये बोला कि ऐसा करंट विच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, दैट करंट विल बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। बट आई नेवर सेड कि ये करंट चेंज होगा साइनोसॉइडली ही चेंज होगा, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने सिंपली बोला कि इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगी, बट ये जब भी चेंज होगा तो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। इट इज नॉट नेसेसरी एंड मैंडेटरी। इसका मतलब है कि एसी हमेशा साइन से ही रिप्रेजेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा करंट जो सिर्फ साइन से रिप्रेजेंट हो वही एसी कहलाएगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। बिना साइन से रिप्रेजेंट हुए भी करंट एसी हो सकता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बेटा करंट को एसी होने के लिए द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट मस्ट चेंज आइदर साइनोसॉइडली और बाय अकॉर्डिंग टू एनी अदर फंक्शन, डजंट मैटर, बट इट शुड चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद द टाइम। क्लियर? करंट की वैल्यू लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है। Yes, Yes, sir. अब देखिए, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, मैं मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सर मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कहीं पर ऐसे बना दिया करंट वर्सेस टाइम एंड आई ड्रॉ दिस कर्व फॉर दिस करंट वेरिंग विद द टाइम, तो ये करंट एसी है या नहीं है? इज इट एसी? No, sir. sir. है. No, sir. नहीं सर, ये नहीं है। वेरी गुड, ये एसी नहीं है बेटा। एसी क्यों नहीं है? रीजन क्या है सर कि ये एसी नहीं है? क्योंकि देखो ये करंट का Sir, अनडाउटेडली क्योंकि मैग्नेट मैग्नीट्यूड एट, डायरेक्शन हाँ, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग, इट इज वेरी फैक्ट, राइट? कि मैग्नीट्यूड जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट अगर आप इसके डायरेक्शन पे गौर करो तो इसकी डायरेक्शन चेंज थोड़ी हो रही है। देखो करंट वाई एक्सिस पे है ना, करंट किस एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हो? यू आर प्लॉटिंग इट ऑन द वाई एक्सिस। और अगर आप ध्यान से देखें तो करंट हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, करंट नेगेटिव क्वाड्रेंट में आया ही नहीं। इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये नहीं है बेटा कि ऊपर से नीचे आ जाना, वो मैग्नीट्यूड का चेंज है। डायरेक्शन का चेंज का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ है तो इट शुड बिकम नेगेटिव ऑल्सो, तब हम कहेंगे कि वो एसी है। मतलब ये एसी तो नहीं है। अच्छा, इसी तरह से एक बार और देखते हैं। मान लीजिए सर मैं आपसे कहूं ऐसा कोई करंट मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द करंट दैट आई एम ड्रॉइंग फॉर यू एंड दिस इज करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ इज लाइक दिस। अब मुझे बताइए कि ये जो करंट मैंने ड्रॉ किया है, नाउ व्हाट कैन यू क्लेम ऑन दिस? इज इट एसी और नॉट? देखो ये करंट पॉजिटिव भी है और करंट ये निगेटिव भी हो रहा है, बिकॉज ये सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में नहीं है, ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में भी जा रहा है। तो इज इट एसी और नॉट? Sir, no, it's not. एंड व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई इट्स नॉट एसी? Sir, because sir, क्योंकि मैग्नीट्यूड कहीं कहीं पे बहुत देर तक एक कांस्टेंट रह रहा है। वेरी गुड भाई, ये भी एसी नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही यहाँ पर भी है, उतना ही यहाँ पर भी है, उतना ही यहाँ पर भी है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये मान लो कि लेटेस्ट से 2 एम्पियर है और नीचे भी -2 एम्पियर है, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है ना 2 एम्पियर, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड वाइज इट इज एवरीवेयर कांस्टेंट। हाँ, पहले ये ऊपर वाली डायरेक्शन में शो किया गया है, उसके बाद नीचे वाली डायरेक्शन में शो किया गया है। इसका मतलब है कि द ओनली डायरेक्शन ऑफ दिस करंट हैज रिवर्स्ड, बट मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने क्या बोला आपसे कि करंट को एसी होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मस्ट चेंज। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, हेंस इट इज स्टिल नॉट एसी। क्लियर? अच्छा सर, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस फॉर द करंट वर्सेस टाइम, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, एंड सो ऑन, दिस इज हाउ करंट इज फ्लोइंग and this is the graph which is representing this current. Now what is your claim? Is it AC or not? Think carefully and give me the answer. Now is it AC or not? Yes, सर it अब is है AC क्योंकि beta. यस सर।
इट इज एसी। अब क्यों एसी है? क्योंकि देखो हर पॉइंट पे देखो, यहाँ पर करंट का ये जो सर हाइट होगी कहीं वही भी तो करंट को कांस्टेंट रिप्रेजेंट नहीं है करेगा। और नेगेटिव भी है। यस, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इट रीचेस टू सम पीक, देन इट डिक्रीजेस एंड नाउ इट हैज बिकम नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव हो गया, फिर उसके बाद इट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट एंड अगेन इट बिकम पॉजिटिव। तो दिस इज एसी। हाँ, ये अलग बात है, हम ये कह सकते हैं कि दिस एसी विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन। ये साइन फंक्शन वाला एसी नहीं है, मतलब दिस एसी इज नॉट, this AC cannot be represented by this equation I is equal to I naught sin omega t is not valid for this AC, but this will remain as AC. ठीक है, AC होने के लिए साइन से रिप्रेजेंट हो इज नॉट नेसेसरी। AC होने के लिए सिर्फ जरूरी है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट चेंज। वो साइन से रिप्रेजेंट हो या किसी और फंक्शन से रिप्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो खैर हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है दैट इज ओनली दैट AC विच इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन। मतलब आपके सिलेबस में जो एसी लिया गया है वो कौन सा वाला है, जो साइन से रिप्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा करंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन, उसी एसी की हम बात करेंगे। लेकिन बैक ऑफ योर माइंड ये बात याद रखना कि सिर्फ एसी सिर्फ साइन फंक्शन से ही रिप्रेजेंट हो, इट इज नॉट नेसेसरी। वो साइन फंक्शन से भी रिप्रेजेंट हो सकता है और वो किसी और फंक्शन से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, खैर तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एसी की एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि सर व्हाई डू यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू? जब आप इससे पहले वाला करंट पढ़ रहे थे डीसी, तो आपने तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं करवाया। नाउ व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट? तो उसका रीजन समझ लीजिए। डीसी में अगर हम बात करें तो डीसी वाज अ करंट व्हिच वाज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड वाज हैविंग द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट। तो ये करंट कांस्टेंट करंट था। अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमेशा हमेशा सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ यू आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड कहूं तब भी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी, और किसी इंस्टेंट पे आपकी स्पीड बताई जाए तब भी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो इट विल ऑलवेज बी 10 मीटर पर सेकंड, चाहे वो एवरेज बोलो या इंस्टेंटेनियस बोलो। बट अगर आप एसी को देखो तो एसी की वैल्यू चेंज हो रही है ना कंटिन्यूअसली। तो अगर चेंज हो रही है तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी टाइम पे जो एसी की वैल्यू होगी वो, और इस पूरे एसी का जो एवरेज वैल्यू होगा वो, इट विल नॉट बी सेम, राइट? तो इसीलिए इन दिस केस वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एसी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। बट यहां पर थोड़ी सी अगर आपकी अकल काम करती हो, तो बिफोर वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एसी का जो कर्व आपको दिख रहा है, इसमें आप देखिए करंट कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इट इज पॉजिटिव एंड कभी इट बिकम्स नेगेटिव। तो इस केस में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे सर, तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि करंट जीरो से स्टार्ट हुआ और यहां पर आके इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो गई, तो यहां पर भी जीरो हुआ है, बट यहां पर जीरो होने के बाद इट इज गोइंग इन द नेगेटिव साइड, राइट? फिर से सुनो, यहां पर करंट जीरो हुआ है बट इसके बाद ये कहां जा रहा है, तो ये नेगेटिव साइड में जा रहा है ना। अब यहां पर आओ, यहां पर फिर से करंट जीरो हो गया। करंट जीरो होने के बाद अब ये यहां के बाद नेगेटिव साइड में जाएगा या पॉजिटिव साइड में जाएगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहां से यहां तक हम एसी का एक साइकिल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वन कंप्लीट साइकिल फॉर एसी। ऐसा कुछ कुछ आपने क्लास 11 चैप्टर एसएचएम या वेव्स दोनों में पढ़ा होगा। वन साइकिल का मतलब यह है कि जहां से पार्टिकल आपका ऑसिलेट करना शुरू करता है, ठीक है, इफ इट रीचेस टू द सेम पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज वन साइकिल। तो वन साइकिल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बेटा कि इट रीचेस टू द सेम वैल्यू। वन साइकिल का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन भी वही हो जाए जो स्टार्ट के वक्त थी। देखो यहां पर जब जीरो था तो फ्रॉम हेयर इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां के बाद करंट पॉजिटिव था, अब यहां पे भी जीरो हुआ बट यहां पर डायरेक्शन सेम नहीं हुई, तो इसको एक साइकिल नहीं मानेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज ओनली हाफ ऑफ द साइकिल। उसके बाद अगर आप देखें सर, उसके बाद यहां पर फिर से जीरो हुआ और इसके बाद फिर से किधर जाने लगा, तो अब फिर से ये पॉजिटिव साइड पे जाने लगा करंट, तो अब इसको हम एक साइकिल मानेंगे। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये एक साइकिल कहलाता है, और एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में ऐसे ऐसे जितने साइकिल प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक साइकिल का मतलब हुआ
कि जब करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम अचीव कर लेगा तो उसको हम एक साइकिल कहेंगे, और एक साइकिल होने के लिए जो टाइम चाहिए उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड के अंदर जितनी साइकिल प्रोड्यूस होती हैं, जितनी कंप्लीट साइकिल्स प्रोड्यूस होंगी, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। और ये जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके घरों में सप्लाई होती है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 50 हर्ट्ज पे सप्लाई होती है। अलग अलग कंट्री का ये जो सप्लाई है वो अलग अलग वैल्यू पे होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री। इंडिया में ये 50 हर्ट्ज है, यूएस में ये 60 हर्ट्ज है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। खैर उसमें हमें नहीं जाना। तो खैर अब मेरा पॉइंट क्या था? मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल को ध्यान देखो तो जितना पॉजिटिव पार्ट में आएगा रिजल्ट, उतना ही तो निगेटिव भी होगा ना। सोच के देखो भाई, इसका Yes, अगर आप sir. पॉजिटिव हाफ देखें तो पॉजिटिव हाफ इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द नेगेटिव हाफ। तो आधा हाफ पॉजिटिव है, आधा हाफ नेगेटिव है, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा बच्चों? So 0. व्हाट वुड बी द सम? ऑब्वियसली 0। So 0. इसका मतलब है ना, इसका मतलब अगर आप एक कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी विल बी इक्वल टू 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल। मतलब वन कंप्लीट साइकिल पे, मतलब पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड टी पर जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी आएगी वो 0 आती है। इसका मतलब है कि वन कंप्लीट साइकिल विल गिव यू नथिंग, दैट विल गिव यू अ 0 वैल्यू। इसीलिए बेटा जब हम एसी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वी डोंट कैलकुलेट इट फॉर द कंप्लीट साइकिल, वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ओनली फॉर ऑफ हाफ ऑफ द साइकिल। समझे आप मेरी बात? एसी में अगर कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो 0 होगा। इसीलिए एसी में हम कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, हम ओनली फॉर द हाफ ऑफ द साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। समझे आप मेरी बात? ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। Average value of AC for one complete cycle is always 0. Hence, average value is calculated over half of the cycle. Hence, average value is calculated over half of the cycle. Hence, average value is calculated over half of the cycle. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब देखो, मैं इसे ये सॉल्व करके तो बता ही दूंगा, बट उससे पहले कुछ बात समझे आप। मैं थोड़ी सी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। देखिए बेटा, जब भी आप किसी क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो आप करते क्या है? अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है, जैसे मान लो कि आपके पास कई सारी वैल्यूज हैं, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज हैं, एंड ऑल दोज वैल्यूज आर इटसेल्फ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो उस केस में आप एवरेज वैल्यू ऐसे ही तो लिखते हैं। मान लीजिए कि द वैल्यूज आर x1 x2, ये मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं विच इज वेरी मस्ट रिक्वायर्ड फॉर योर फिजिक्स, तो इसलिए इसको दिमाग में रखना, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं दिस इज नॉट ओनली अप्लाइड फॉर एसी, ये आपके फिजिक्स में इनफैक्ट काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में भी यूज किया जा सकता है। इसको आप जो आपकी गैस वो पढ़ा होगा ना आपने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कभी सुना होगा, फिजिक्स में एक चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी यूज हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से सुने। x1 x2 x3 एंड सो ऑन आर द वैल्यूज जिसका हमें एवरेज निकालना है। तो आप क्या करते हैं, एवरेज या मीन आप ऐसे लिखते हैं, एवरेज या मीन आप लिखते हैं x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय n। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. दिस इज हाउ यू राइट द एवरेज वैल्यू। बट अगर मान लो बेटा, अगर आपको जो वैल्यूज गिवन है, इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, भाई यहाँ पर तो x1 x2 x3 ये कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो आपने बोला कि हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली सबको ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टोल्ड मी। बट अगर मान लीजिए कि अगर आपका x डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब x वेरीज विथ टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर x कोई क्वांटिटी है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो अगर x वो कोई क्वांटिटी है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो इस केस में हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू? तो इस केस में एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो मैं आपको एक जनरल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बता रहा हूं कि x एवरेज विल बी कैलकुलेटेड बाय x dt अपॉन dt। मतलब इस तरह से हम करते हैं, ये 0 से जितने भी टाइम तक के लिए आपको बोला जाए उतने टाइम की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट्स ले लो,
मान लो कि T1 से T2 तक जाना है तो T1 से T2, T1 से T2 के बीच में एवरेज वैल्यू आ जाएगा। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर अ क्वांटिटी विच वेरीज विद टाइम। उसका एवरेज निकालने के लिए आप बेसिकली यही करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है, ये कहाँ पर यूज होता है। जैसे चैप्टर काइनेमेटिक्स में अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो आपने वेलोसिटी वगैरह पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या 11th में? यस सर। वेलोसिटी का नाम सुना है कभी? अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी इज Yes. इक्वल टू 4t² है, वेयर t इज टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t² लिखा मैंने। यहाँ पर t क्या चीज है, तो t इज द टाइम। अब आपसे बोले कोई कि इसका एवरेज वैल्यू बताओ, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, आपसे कोई कह दे, पहले इस बात को समझ लो, उसके बाद एसी पे फिर से वापस आते हैं। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो अब ये नहीं कर सकते आप कि v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, 4 कर दिया, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज इटसेल्फ वेरिंग विद टाइम। ये टाइम के साथ बदल रहा है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है जिसका आप मीन डायरेक्टली निकाल दीजिएगा। तो इस केस में एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो क्वांटिटी आपको गिवन है, दैट मींस ये जो वेलोसिटी आपको गिवन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो जब भी ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख देंगे v dt अपॉन क्या कर देंगे dt। v की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी गिवन है आपको 4t² dt, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, एंड उसके बाद नीचे भी यही कर दीजिए dt फ्रॉम 0 से 2। समझ रहे हो आप मेरी बात? कभी तो हाँ ना बोलो, बाकी तो यस इंटीग्रेशन सर। है, 11th का पार्ट है। अब Yes, इसमें sir. एक बात समझो, मैं इसमें लॉजिक भी आपको दे देता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई डू वी डू दिस। इस बात को समझो, अगर आपको थोड़ा भी याद है तो आप मुझे बता सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, किसी को याद है? वी हैड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डू यू रिमेंबर दैट? या वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, थोड़ा भी अगर याद आ जाए तो। So नहीं आ रहा? displacement upon time. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप खुद सोचिए कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है। आप इस बात को समझें कि यहाँ पर v गिवन है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं गिवन है। यू हैव v बट यू डोंट हैव डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ कि अगर मुझे v गिवन हो तो v मल्टीप्लाइड बाय t अगर कर दूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगा? v मल्टीप्लाइड बाय t कर दूंगा तो Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. आएगा या नहीं आएगा? वही तो करा है बेटा, देखो v dt कर दिया तो वी हैव गॉट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को आपने टाइम से अल्टीमेटली डिवाइड किया। नीचे देखो dt का इंटीग्रेशन तो t ही आएगा ना, तो अल्टीमेटली यू आर डिवाइडिंग इट विद टाइम। तो आप डिस्प्लेसमेंट को अल्टीमेटली आपने टाइम से ही डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, बट फर्क बस इतना हुआ कि अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो डायरेक्टली मैं ये काम कर सकता था, बट यहाँ पर वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम, तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब कम बैक टू द एसी वाला पार्ट। ये नोट कर लिया, ये स्क्रीन पे जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये जरूर नोट कर लो, ये काम की चीज है। अगर कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी इफ इट चेंजेस विद टाइम, तो एवरेज निकालने का यही तरीका होता है। So बीच में मैं गायब हो गई थी जब आप एवरेज वैल्यू ऑफ AC का थोड़ा सा समझा रहे थे पार्ट, तो आपने कुछ बताया। बीच में वो गायब हो गई थी। Yes, so वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने सर से लिंक मांगा, उसके बाद ज्वाइन किया। अच्छा, मुझे लगा अचानक गायब हो गई आप, अचानक विलुप्त हो जाती हैं। खैर नहीं सर, यहाँ से गायब हो अच्छा, गया। नहीं बेटा, मैंने ये सिखाया है कि अगर मान लो, देखो दो तरह की क्वांटिटीज हो सकती हैं, एक तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो और एक ऐसी क्वांटिटी हो जो टाइम के साथ वेरी कर रही हो। वेरिएबल क्वांटिटी जरूरी नहीं है कि वो टाइम के साथ ही वेरी करती है, बट यहाँ पर जो कंडीशन हम ले रहे हैं कि अगर कोई क्वांटिटी ऐसी हो विच वेरीज विद टाइम, तो उसका अगर मुझसे एवरेज पूछा जाए तो एवरेज निकालने का ये तरीका होता है। दिस इज द वे टू गेट द वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी विच वेरीज विद टाइम। और अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका एवरेज निकालना तो आप बचपन से जानते हो, मीन निकालना या एवरेज निकालना, कि भाई सिंपली आप सारी क्वांटिटी को ऐड करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। समझे बेटा? उसी का मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि अगर मान लीजिए जैसे Yes, क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि भाई वेलोसिटी
पढ़ा था आपने, और उस वेलोसिटी की वैल्यू अगर 4t² है, वेयर t इज टाइम, तो मैं कह सकता हूं कि दिस वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम। और मुझसे अगर कोई पूछ ले कि भाई इसका एवरेज बताओ, ये वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है और इसका एवरेज बताओ, तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है, v dt करना है, डिवाइडेड बाई dt कर देना है। v dt डिवाइडेड बाई dt करेंगे तो आपको एवरेज वैल्यू पता चल जाएगी। डिड यू गॉट द लॉजिक? यस सर। यस सर। यस वेरी सर। गुड। चलिए तो वापस एसी पे चलें। ये बीच में एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बात बता दिया आपको, ताकि आप कभी भी इस तरह की चीजों को सॉल्व कर सकें और आपके दिमाग में बात रहे। अब आते हैं वापस एसी पे। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? तो वी वर डिस्कसिंग ऑन द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, और मैंने एवरेज वैल्यू ऑफ एसी में पहली बात तो आपको ये कह दिया कि वी विल नॉट बी कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, बिकॉज आप कंप्लीट साइकिल्स पे अगर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एसी का एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। वन कंप्लीट, टू कंप्लीट, जितने भी कंप्लीट साइकिल होंगे उस पे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हमेशा जीरो आती है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही तो निगेटिव भी होगा। तो दैट इज व्हाई द एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। तो इसीलिए जब हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कैलकुलेट करते हैं तो वी कैलकुलेट इट ओवर हाफ ऑफ द साइकिल। समझ में आया? अब देखो, आप जब एसी की वैल्यू लिखते हैं तो करंट जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी लिखेंगे या नहीं? Yes, तो ये sir. जो करंट है हमारा वो टाइम के साथ कांस्टेंट है या टाइम के साथ वेरी कर रहा है बेटा? Sir, vary कर रहा है. वेरी कर रहा है। सर तो वेरी ऐसे कर केस रहा है। में मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए व्हाट शुड आई डू? जो अभी मेथड बताया था, बट बिल्कुल उसको उठा के रख दो यहाँ पर। dt dt कहां से कहां तक आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने कहा हाफ ऑफ द Sir, साइकिल। 0 से t. नहीं, जीरो से टी नहीं, जीरो से t/2। कितना? जीरो से t/2। मैंने कहा ना हाफ ऑफ द Yes, साइकिल। sir. t Yes, sir. अगर ले लेंगे तो t का मतलब होगा कंप्लीट साइकिल, और आपको मालूम है कंप्लीट साइकिल पे तो रिजल्ट जीरो ही आना है, तो फिर 0 मेहनत होता क्यों है. करें? Yes, sir. तो जीरो से t/2 और ये जीरो से t/2। ठीक है, अब ये काम करना है हमें, खेलना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेलेंगे। तो देखो, ये आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी dt, एंड रिमेंबर दिस आई नॉट इज रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये जो आई नॉट है ये फिक्स्ड रहेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमेशा फिक्स रहेगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हर टाइम पे करंट की वैल्यू सेम रहेगी, मैंने ये नहीं बोला, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मैक्सिमम है वो तो हमेशा फिक्स है ना। कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई मैक्सिमम करंट जो है वो 10 एम्पियर होगा, तो मैक्सिमम 10 होगा, बट हर इंस्टेंट पे 10 होगा ये नहीं है। ठीक है, तो डी टी फ्रॉम कहां से कहां तक? 0 से t/2। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो दिस आई नॉट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड बिकॉज दिस आई नॉट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। इसको आप ऐसे रख सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को एज इट इज रहने देंगे हम। इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, इफ यू हैव अ कांस्टेंट क्वांटिटी तो इट विल बी केप्ट एज इट इज। ठीक है, एंड ओनली द वेरिएबल पार्ट विल बी इंटीग्रेटेड और डिफरेंशिएटेड। तो साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 से t/2। और नीचे बेटा अगर आप देखें तो नीचे वी हैव dt। dt का इंटीग्रेशन कोई बताएगा? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी। सर टी होगा। ऑब्वियसली t होगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dv का इंटीग्रेशन v होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा। तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं t विद द प्रॉपर लिमिट्स फ्रॉम 0 से t/2। अब खेल ये है कि बस इसको इंटीग्रेट करना है। एंड हाउ डू आई इंटीग्रेट? लुक एट दिस, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। कोई मुझे बता सकता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? एनीबडी? एनीवन? किसी को याद है? सर कॉस थीटा। Sir, cos theta. साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज नॉट ओनली कॉस थीटा, इट इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस कॉस थीटा होगा। तो ये आएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब ये क्यों किया सर? देखो, ये साइन ओमेगा टी में ये जो ओमेगा वाला टर्म है, दिस ओमेगा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। भाई ये फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एसी की लीनियर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी डिवीजन में चला जाता है। फिर से सुनो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी कहां चला जाता है बेटा? डिवीजन में चला जाता है। ठीक है, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? 0 से t/2। और नीचे देखो तो अपर लिमिट रखो t/2 माइनस ऑफ 0, यही तो होगा। आगे चलते हैं। ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई नॉट
बाई ओमेगा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में t/2। देखो तो ये स्टेप समझ में आया? यस सर। यस सर। जिसको नहीं समझ में प्लीज पूछ लें। ओमेगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली डिनोमिनेटर में t/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ओमेगा मैंने अभी सिखाया था कि 2π/t भी लिखा जा सकता है, 2π/t। और ये वाला ओमेगा के साथ जो t है वो एज इट इज है, 0 से t/2। सर आपको ये चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी? व्हाई डिड यू चेंज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी? द रीजन बीइंग कि जो टाइम की लिमिट आपको गिवन है ना, वो भी कैपिटल टी के टर्म्स में गिवन है। टाइम की लिमिट देखिए, अपर लिमिट इज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी। ठीक है, तो अगर मैं इसको टी के टर्म्स में चेंज कर दूंगा तो इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा। अगर ओमेगा के टर्म्स में रख दूंगा तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर पाए हम, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको कैपिटल टी के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखें आप। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आई नॉट, यहां पर भी ओमेगा को आप 2π/t लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ये जो t है वो एज इट इज है। यहां पर आप लिमिट पुट करिए, माइनस ऑफ कॉस 2π/t। यहां पर t की जगह लिखेंगे आप अपर लिमिट t/2। ठीक है, अपर लिमिट रखने के बाद आप माइनस साइन लगाते हैं, तो आपने माइनस लगा दिया। फॉर्मूला यही कहता है ना इंटीग्रेशन का। अगर नहीं आता हो इंटीग्रेशन तो प्लीज पूछ लो, शर्माओ नहीं। अपर लिमिट रखने के बाद आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या रूल ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे बीच में, माइनस साइन। उसके बाद ये जो इंटीग्रेटेड वैल्यू आई है उसमें आप फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। और ये पूरी इंटीग्रेटेड वैल्यू के साथ माइनस साइन ऑलरेडी है, तो इसलिए वो माइनस भी आप कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं इसमें t की जगह 0 रख दूं तो दिस टर्म विल बिकम 0, तो ये माइनस ऑफ माइनस cos 0 लिखा जाएगा। सी वेदर यू आर कन्विंस्ड विद ऑल द स्टेप्स और नॉट। इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड प्लीज आस्क, एंड इफ यू आर कन्विंस्ड प्लीज नोट डाउन टिल हियर, देन आई विल राइट द नेक्स्ट स्टेप। एक बार लास्ट वाला स्टेप फिर से बता दीजिए। फिर से सुन लीजिए, यहां पर अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपको लिमिट्स पुट करनी है। देखो ओमेगा को तो मैं 2π/t लिख सकता हूं हर जगह, तो इसलिए मैंने इस ओमेगा को 2π/t लिख दिया। इसके नीचे वाला 2 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, बेसिक मैथमेटिक्स। और ये जो कैपिटल टी है दैट विल बी एज इट इज। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो वेरिएबल कौन है, कौन वेरी करेगा बेटा इसके अंदर? देखो कौन सी क्वांटिटी वेरी करेगी, कैपिटल टी वेरी करेगा, 2 वेरी करेगा, या पाई वेरी करेगा, या स्मॉल टी वेरी करेगा? व्हाट विल वेरी इन दिस? सर स्मॉल टी। ऑब्वियसली स्मॉल टी इज वेरिएबल बेटा। स्मॉल टी का मतलब टाइम है ना बच्चे, टाइम ही तो बदलेगा ना। तो सर कैपिटल टी क्यों नहीं बदलेगा, वो भी तो टाइम है बेटा, वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और आपका हर बार साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो हमेशा बेटा सेम होगा। तो इसलिए कैपिटल टी इज अ कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी चीज जब भी वो पीरियोडिकली मूव करती है तो पीरियोडिकली तभी हम उसको कहते हैं जब उसका हर बार साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगे वो क्या हो, वो सेम हो। तो कैपिटल टी इज अ कांस्टेंट। तो इस स्मॉल टी की जगह पहले क्या रखा हमने, अपर लिमिट। तो स्मॉल टी की जगह हमने लिख दिया कैपिटल t/2। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कहता है कि भाई अपर लिमिट रखने के बाद माइनस साइन लगाओ, लगा दिया हमने। उसके बाद यही जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ऑलरेडी उसके साथ एक माइनस है तो वो माइनस भी रखो। अब इसी टी में क्या पुट करो, ये लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो अब इसको रख दिया हमने। समझ आई बात? तो अपर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट रखिए, और उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करिए। बेटा जिसने पूछा था उसको अभी भी समझ आया या नहीं, प्लीज आस्क। सर अगर आगे नहीं आया समझ। तो प्लीज आ गया तो आ गया तो प्लीज नोट इट डाउन, ताकि हम इसको फर्दर और सॉल्व कर सकें। ओके।
सर आंसर I नॉट बाय पाई आएगा. 2 I naught by pi. Answer would be 2 I naught by pi. सर 2 और 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा. कौन सा वाला 2 कैंसिल कर रही हैं आप? हाँ, ये 2 कैंसिल होने के बाद भी फिर से 2 आएगा. कैसे आएगा? जस्ट टेल यू. यहाँ तक सब नोट कर लें तो उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ. डन सर. डन. तो मैं ऊपर के कुछ स्टेप्स को इरेज कर देता हूँ. सो टू सिंप्लीफाई इट फर्दर एंड टू गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस. तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस t and this t will cancel out. Say something. Am I correct? This t and this t cancel out. This 2 and this 2 cancels Yes, out. sir. ठीक है, Yes, sir. ये 2 और ये वाला 2 cancel out. ठीक. तो अब देखो क्या बचा यहाँ पर. When you will solve it further, तो you will be getting on this side you will be getting I naught by pi. यहाँ बचेगा minus of cos of pi और यहाँ minus of minus will become plus, तो plus of cos of 0. ठीक है. अब cos पाई का क्या मतलब होता है? तो cos पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब एंगल के टर्म्स में पाई मींस 180 डिग्री. तो इसका मतलब हो गया पाई का मतलब एंगल के टर्म्स में, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एंगल के टर्म्स में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री. और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा -1. cos 180 की वैल्यू ये माइनस एज इट इज और cos पाई इज -1. याद रखिएगा, cos पाई का मतलब हुआ cos 180 डिग्री और 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है cos 180 की वो होती है -1. तो ये -1 प्लस ऑफ cos 0. cos 0 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 0 की वैल्यू होती है +1. ठीक है. अब देखिए, ये दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस. तो I नॉट बाई पाई दिस विल बिकम 1 प्लस ऑफ 1. डिड यू अंडरस्टैंड? तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आई? ट्वाइस ऑफ I नॉट डिवाइडेड बाई पाई. दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट. दिस विल बी 2 I नॉट बाई पाई. Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए. Done, sir. डन सर. वेरी गुड. तो एक Then छोटा सा सवाल करके मुझे बताइए, फिर फर्दर हम आगे बात करते हैं. कि मान लीजिए कि आपको मैंने क्वेश्चन दिया है कि करंट इज गिवन एज, सॉरी, I is given as I naught times of t square. ठीक है. Where I naught is constant, I naught is constant and t is time. I naught constant है और t time है. आपका सवाल है find the average value of current between t equal to 0 and t equal to 4 seconds. You have to find out the average value of current between t equal to 0 and t equal to 4 seconds. First of all, I would like to ask you, क्या यहाँ पर आप एवरेज वैल्यू को 2 I नॉट बाई पाई लिख सकते हो क्या? कैन यू राइट द एवरेज वैल्यू एज 2 I नॉट बाई पाई? No, sir. नो सर. याद रखिए, मेरी बात सुने, एसी की एवरेज वैल्यू को 2 I नॉट बाई पाई हम तभी लिख सकते हैं जब करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या अगर यहाँ पर I नॉट कॉस ओमेगा टी भी होता तब भी ये रिजल्ट 2 I नॉट बाई पाई आता. बट अगर करंट इज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड आइदर बाय द साइन और कॉस, तो फिर उस केस में रिजल्ट को आप 2 I नॉट बाई पाई नहीं लिख सकते. फिर क्या करेंगे सर? फिर तो यू विल हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली. कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अभी हमने एवरेज वैल्यू निकाला था, जो मेथड आपको सिखाया है, यू विल हैव टू अप्लाई द मेथड अगेन एंड यू विल हैव टू सॉल्व एंड फाइंड द रिजल्ट. तो विल यू बी एबल टू सॉल्व? You Yes, need sir. to integrate, right? Please go ahead, try to solve. कोशिश करो.
So answer is 16 I naught by 3. मुझे भी नहीं पता, कोई और बता दे एक बार, उसके बाद मैं सॉल्व कर देता हूँ। So 1 minute. ओके, आई एम वेटिंग। चलिए सर, सीधी बात है कि यहाँ पर भी करंट इज वेरिंग विद टाइम, तो आई एवरेज अगर आप निकालेंगे द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट, तो दिस आई एवरेज वुड बी इक्वल टू आई डी टी अपॉन डी टी। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और आई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आप आई नॉट टी स्क्वायर डी टी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 to 4 सेकेंड्स, तो 0 to 4 डिवाइडेड बाई नीचे आप लिखेंगे डी टी, एंड दैट शुड ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 4। यहाँ पर आई नॉट टी स्क्वायर में द क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट इज आई नॉट, तो इट विल बी केप्ट एज इट इज। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 से 4, डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन करोगे तो इट विल बी सिंपली t, एंड दैट विल बी फ्रॉम 0 to 4। dt का इंटीग्रेशन सिंपली से t होगा, और उसको भी कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो यू हैव टू इंटीग्रेट दैट आल्सो फ्रॉम 0 to 4। अब यहाँ पर लिमिट्स विमिट्स पुट कर दो। देखो 3 कांस्टेंट है तो वो तो ऐसे ही लिख सकते हो आप, आई नॉट बाई 3, और t में पहले अपर लिमिट पुट करो तो इट विल बिकम्स 4 क्यूब, एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लोअर लिमिट, इट विल बिकम 0। भाई t में पहले अपर लिमिट पुट किया तो इट बिकम्स 4, और उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू 0 बिकॉज द लोअर लिमिट इटसेल्फ इज 0। अब नीचे भी वही काम करो, तो पहले अपर लिमिट पुट करो तो 4, क्योंकि द पावर ऑफ t हियर इज 1, तो सिंपली इसमें 4 ही बचेगा, और माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग है। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करें, 4 का क्यूब कर दें तो 64 हो जाएगा, 64 आई नॉट, एंड यहां पर आप देखो ये वाला, ये जो 3 है और ये 4, दे विल बी मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखो ध्यान से, तो दे गेट्स मल्टीप्लाइड, तो इट विल बिकम इक्वल टू 12। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया सर 16 आई नॉट डिवाइडेड बाई 3, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो आई थिंक somebody told me this answer, I think आमना, Yes, आपने आंसर sir. बताया था Yes, बेटा? sir. वेरी गुड। So this is what Yes, you will sir. get by integrating this. Done, sir. वेरी गुड। अब नेक्स्ट लिखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। टॉपिक डालिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, एसी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ऐसा फिर से मैं रिपीट करूंगा कि ऐसा फिर से आपने क्लास 11th में पढ़ा है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, इसको आरएमएस वैल्यू कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका आरएमएस। RMS is the short form for this। इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी को वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी भी कहते हैं। तो अगर दूसरा नाम लिखना हो तो लिख सकती हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, या तो यू कैन कॉल इट एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, और यू कैन कॉल दिस एज वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, दोनों का एक ही मतलब है। अब फिर से मैं बेसिक मैथमेटिक्स सिखाऊंगा इससे रिलेटेड, उसके बाद फिर मैं आपको एसी के बारे में बात करूंगा कि भाई एसी में आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब है। बट बिफोर आई डू दैट, उससे पहले मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी गिवन क्वांटिटी। तो आरएमएस लिखते हैं हम रूट मीन स्क्वायर, लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर, लिखा ऐसे जाता है, ठीक है, लेकिन काम इसका जो है ना, जब इसको मैथमेटिकली आप ये करोगे कि रूट मीन स्क्वायर निकालने का जो मैथमेटिकल तरीका है, तो पहले ये है कि जो भी क्वांटिटी आपको गिवन है पहले आप उसका स्क्वायर करिए,
फिर उसके बाद उसका मीन निकालिए, एंड वंस यू हैव गॉट द मीन ऑफ दोज स्क्वायर ऑफ दोज क्वांटिटीज, तो फिर अब उसको क्या करिए, फिर अब उसको रूट लगा दीजिए। पता नहीं क्या बोले सर। मान लो कि लेट x1 x2 x3 आर द वैल्यूज, x1 x2 x3 अप टू n आर द वैल्यूज। अब मुझसे बोला गया कि भाई इसका रूट मीन स्क्वायर बताओ, हमें पूछा गया कि भाई इसका रूट मीन स्क्वायर बताओ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे सर हम? तो मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले क्या करो, सर गिवन सबको पहले क्वांटिटीज का स्क्वायर करो, है ना। तो x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसका मीन निकालो। मीन निकालने का क्या तरीका होगा, डिवाइडेड बाय n। मीन निकालने का क्या तरीका होगा कि डिवाइड ऑल दिस बाय n, तो n से डिवाइड कर दो, ठीक है, स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकाल दो और उस पे रूट लगा दो। तो दिस इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी यस और नो। यस Yes, sir. अब फिर से यहाँ पर एक बात समझें कि व्हेन यू हैव रिटन ऑल दीज वैल्यूज, तो यहाँ पर जो x1 है, जो x2 है एंड ऑल दीज थिंग्स, आपने बोला कि ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। तो उस केस में आपने रूट मीन स्क्वायर ऐसे निकाला कि पहले आपने गिवन क्वांटिटीज का रूट करा और फिर उसका क्या किया, फिर उसका गिवन क्वांटिटीज का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाला और फिर उसका रूट किया। लेकिन अगर मान लो कि इफ x, अगेन वही वाली बात फिर से, कि इफ x डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब अगर गिवन क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर गिवन क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो फिर इसका रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा? जैसे हमने एवरेज के केस में भी बात किया था कि अगर गिवन क्वांटिटी टाइम के साथ बदल रही है तो फिर एवरेज कैसे निकलेगा, वैसे ही हम यहाँ पर भी बात करेंगे कि भाई इस केस में रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी ऐसा हो जाए तो x dt आपने किया था ना, अब उसका स्क्वायर करके वही काम कर दीजिए, मतलब गिवन क्वांटिटी का स्क्वायर करिए और फिर वही काम करिए कि क्या करिए, एक्स स्क्वायर dt करिए इस केस में, डिवाइडेड बाय dt, और इसका रूट ले लीजिए, तो यू विल गेट द x RMS। समझ में आ गई बात? इफ द क्वांटिटी वेरीज विद टाइम, तो उस केस में आप एक्स स्क्वायर dt बाई dt का होल रूट करेंगे, और अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है विद टाइम, तो उस केस में आप अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइड बाय n, जैसे आप नॉर्मली मीन निकालते हैं, तो स्क्वायर क्वांटिटीज का मीन निकालेंगे और उसके बाद उसका रूट ले लेंगे। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू ऑल। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, ये जनरल कॉन्सेप्ट समझाया है, इसलिए समझाया क्योंकि इसका यूज है, आपको क्वेश्चन में इसका यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली हमेशा करंट साइन के फॉर्म में गिवन होगा ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए अगर करंट साइन के फॉर्म में गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे। जो अभी हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना, वो डायरेक्टली आप नहीं लगा पाओगे हर केस में। तो इसलिए वहां पर आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि हम करते क्या है, बेसिकली व्हाट वी डू टू फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। डन सर। बहुत बढ़िया भाई। तो Done. अब हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी पे बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये बेटा, अच्छा क्यों हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी की, तो उसका कारण है कि अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी बेटा हमें मालूम है कि ऐसा करंट है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज दोनों वाइज चेंज हो रहा होता है। उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही होती है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होता है। और आपने सुना क्या, आपने बेसिकली पढ़ा है लास्ट वाले चैप्टर में व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द करंट। आपने यही पढ़ा था ना कि एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। बट याद रखिए कि नॉर्मल जो एमीटर्स होते हैं उससे आप सिंपली डीसी को मेजर करते हैं, डायरेक्ट करंट को। यू कैन नॉट मेजर एसी बाय यूजिंग द नॉर्मल एमीटर्स। नॉर्मल एमीटर यूज करके आप एसी मेजर नहीं कर सकते सर। यू कैन ओनली मेजर डीसी बट यू कैन नॉट मेजर एसी। क्यों सर? क्योंकि आपको खुद ही लॉजिक पता है कि भाई ये ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो नॉर्मल एमीटर खुद सोचो क्या मेजर करेगा, क्योंकि हर बार तो वैल्यू बदल रही है, नहीं आ रहा। वैसे इसका जो एमीटर होता है वो कौन सा होता है वो आपको पढ़ना नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट सिर्फ याद मतलब जान के रख लो, क्या बुराई है। तो बेटा इसमें नॉर्मल एमीटर आपके काम नहीं आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नॉर्मल एमीटर कैन नॉट मेजर दिस वैल्यू ऑफ करंट। नॉर्मल एमीटर से ये करंट मेजर नहीं होता। तो फिर सर कैसे एमीटर से करंट मेजर होता है? तो वो एमीटर होता है जो इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली यूज किया जाता है,
वो उसको आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस। बट आप याद रख सकते हैं कि एक ऐसा एमीटर होता है जो बेस्ड होता है ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि भाई एसी हो कि डीसी हो, कोई भी करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा एमीटर विच इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसको हम यूज करते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ एसी। क्लियर? तो अब हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एसी में। एसी का जो हीटिंग इफेक्ट है ना, कि कितनी देर में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हीटिंग इफेक्ट है उसको डिफाइन करने के लिए, या उसको बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए हम एसी में क्या डिफाइन करते हैं, तो एसी में हम आरएमएस वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसको बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए हम एसी को क्या डिफाइन कर देते हैं, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इसलिए डिफाइन करते हैं कि बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डीसी। अब ये डीसी से कैसे रिलेटेड है, क्या है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एवरी वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ आरएमएस। मान लो बेटा कि मैं आपसे कहूं ये हमारा एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और फिर से हम दूसरा एक और रेजिस्टर ले रहे हैं उसका भी रेजिस्टेंस आर है। वी हैव टेकन टू रेजिस्टर्स सेपरेटली हैविंग द सेम रेजिस्टेंस आर ईच। आपसे बोला गया कि इस वाले रेजिस्टर में आई अलाउ एसी टू पास थ्रू दिस रेजिस्टर फॉर सम टाइम। मतलब कुछ देर तक हम क्या पास कर रहे हैं बेटा, हम इस वाले रेजिस्टर में कुछ टाइम तक हम एसी पास कर रहे हैं। एंड अनडाउटेडली यू नो दैट कि चाहे वो करंट एसी हो कि डीसी हो, अगर पास करोगे तो क्या होगा, तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर आपने करंट पास किया तो अनडाउटेडली देयर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रेजिस्टर। क्लियर? मान लो कि हमने टी टाइम तक इसमें करंट पास किया, और जो करंट हमने पास किया वो एसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ हीट तो प्रोड्यूस होगा इन द ओवरऑल टाइम ऑफ टी। इस पूरे टाइम टी में कुछ हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर उसी रेजिस्टर में हम डीसी पास करें, ठीक है, तो बेटा करंट पास करने पर डीसी हो चाहे एसी हो हीट प्रोड्यूस होता है। तो अगर अब उस रेजिस्टर में इंस्टेड ऑफ मेकिंग एसी टू पास थ्रू इट, अगर हम उसी से डीसी पास कराएं, तो डीसी का हमें कितना वैल्यू ऑफ डीसी, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डीसी which is required to be passed through the same resistor for the same time। फिर से सुनो, कितना डीसी हमें पास करना पड़ेगा उसी रेजिस्टर से उसी देर तक, so that we get the same value of heat produced in the resistor as produced by DC। कंफ्यूज हो गए शायद? फिर से सुनो, हमें कितना डीसी पास करना पड़ेगा उसी रेजिस्टर में, उतने ही टाइम तक हमें कितना डीसी पास करना पड़ेगा ताकि हमें उतना ही हीट मिले उस रेजिस्टर में। जितना हीट हमें कब मिला था, तो जितना हीट हमें तब मिला था जब हमने क्या पास किया था, तो हमने डीसी जब पास किया था, तो जितना हीट प्रोड्यूस हुआ था उतना ही हीट अभी भी प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए डीसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसी डीसी की वैल्यू को हम एसी का आरएमएस कहते हैं। नहीं आया, मान लो कि हमने यहाँ पर 2 सेकंड तक एसी का कुछ करंट ऑफ एसी हमने पास किया और 10 जूल ऑफ हीट मिला। अब इसमें भी हम 2 सेकंड तक पास करेंगे डीसी को, तो डीसी की मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करे जितना एसी ने करा था 2 सेकंड में। मान लो डीसी की वो मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 4 एम्पियर है, तो यही 4 एम्पियर एसी का क्या कहलाएगा, एसी का आरएमएस वैल्यू कहलाएगा या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रेस्पॉन्ड। Yes, और शुड sir. आई रिपीट दिस अगेन? Yes, sir. सर सारे सब बोल लो, कौन कौन है कनेक्टेड? ऑलमोस्ट अभी तो सारे दिख रहे हैं। खैर, तुम, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर एक रेजिस्टर में आपने एसी पास किया फॉर सम टाइम, तो उसी रेजिस्टर में अगर मैं डीसी पास करूं, तो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू पास्ड थ्रू द सेम रेजिस्टर सो दैट इट प्रोड्यूसेस द सेम हीट as produced by AC is known as RMS value of AC। मतलब DC की वो वैल्यू जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगी उस रेजिस्टर में उतने ही टाइम में जितना उस रेजिस्टर में AC ने हीट प्रोड्यूस किया है उतनी ही देर तक में, उसी को हम क्या कहेंगे, AC का RMS वैल्यू कहेंगे। तो लिखिए सर, डेफिनेशन लिखिए, राइट द डेफिनेशन फॉर दिस। लिखिए, it is defined as that value of DC
It is defined as that value of DC which will produce it is defined as that value of DC which will produce the same amount of heat in a given resistor which will produce same amount of heat in a given resistor in a given time, same amount of heat in a given resistor in a given time as produced by AC in the same resistor for the same time, as produced by AC in the same resistor for the same time, as produced by AC in the same resistor for the same time. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, तो लेट अस कैलकुलेट इट मैथमेटिकली। अब देखो बेटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डीसी कांस्टेंट करंट है या वेरिएबल करंट है? जल्दी जल्दी बोलो। तो कांस्टेंट। अच्छा, डीसी कांस्टेंट करंट, और एसी? एसी कैसा है? सो एसी वेरिएबल करंट है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए एक बात समझिए, एसी में जो हर इंस्टेंट पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास 10th में पढ़ा होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर आई इज कॉल्ड एज करंट, तो करंट का स्क्वायर करना है, आर इज द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टी, टी इज द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। ठीक है, इसी को जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं, या जूल्स लॉ भी कहते हैं। सुना है? क्लास 10th याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा? जूल्स यस सर। लॉ ऑफ करंट जो कहलाता था, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो यही था कि अगर आप कोई रेजिस्टर ले लें और उसमें करंट पास करें तो वो करंट के फ्लो के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और वो जो हीट प्रोड्यूस होगी उस गिवन रेजिस्टर में, दैट विल बी रिटन एज आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय टी, वेयर आई वुड बी द करंट, R is nothing but the resistance of that resistor, and T जो होगा that would be the time. अब एक बात सोचो, AC की अगर मैं बात करूं तो AC AC जो करंट है वो हमेशा वेरी करता है, तो AC हर इंस्टेंट पे चेंज होगा। AC क्या करेगा? हर इंस्टेंट पे चेंज होगा, AC की वैल्यू तो हमेशा चेंज होगी, तो AC हमेशा चेंज हो रहा है, इसका मतलब हर टाइम पे जो AC हीट प्रोड्यूस करेगा वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग हीट प्रोड्यूस करेगा। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम। समझ में आई बात या नहीं आई? लेकिन डीसी जो हीट प्रोड्यूस करेगा दैट वुड बी द सेम हीट। मतलब अगर मान लो आपसे मैं कहूं कि भाई पहले 10 सेकंड में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो करंट कांस्टेंट है, ठीक है, तो करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टर अगर फिक्स है तो आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, फिर से हम कह सकते हैं आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय 10। मगर अगर एसी है तो एसी अगर पहले 10 सेकंड में 10 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो नेक्स्ट 10 सेकंड्स में वो 10 जूल हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज एसी इज अ वेरिएबल करंट। वो करंट क्या कर रहा होगा? तो वो करंट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा, तो इसलिए वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसीलिए बेटा हम करते क्या है, ध्यान से सुने, इसीलिए हम करते ये हैं कि हम क्या फाइंड कर लेते हैं, तो हम फाइंड कर लेते हैं बेटा, सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाई, क्या कह रहा था मैं, हाँ, हीट प्रोड्यूस्ड बाई होम, हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी अगर हम निकालेंगे तो एसी हम डायरेक्टली पूरे टाइम टी में नहीं एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द कंप्लीट टाइम। नहीं आई बात समझ में? देखिए क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई डी टी। सर एक ही बार में आपने क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि करंट कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, तो एक बार में हम नहीं लिख सकते। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी क्या लिख सकते हैं? तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी विल बी रिटन एज करंट आई स्क्वायर आर डी टी। कितने टाइम में? तो मान लो मैं एक साइकिल पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दूंगा। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? बोलो।
यस सर। यस ठीक है, और डीसी जो हीट प्रोड्यूस करेगा उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो हीट प्रोड्यूस बाय डीसी, तो इतने ही टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, मतलब एक टाइम पीरियड में क्या लिख दें, सिंपली आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय टी लिख दें। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने बोला कि ये जो दोनों हीट प्रोड्यूस हो रही है इन द रेजिस्टर दैट हैज टू बी सेम, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर आई स्क्वायर आर टी, दैट इज द हीट प्रोड्यूस बाय डीसी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी, दिस टू मस्ट बी इक्वल और नॉट। बोलो, इसके बाद क्या स्टेप देखो, अरे ये दोनों का हीट सेम होना चाहिए ना बेटे, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, यस सर। both the values of this heat must be equal or not, obviously सेम होना चाहिए, दोनों values of heat should be same, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया इसीलिए क्योंकि आपने डेफिनेशन ही यही लिखा है, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। अब इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पर आर यू कैन टेक इट एज आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना, और करंट को हम क्या लिख सकते हैं, करंट को हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर, कितना डी टी, कहां से कहां तक 0 से टी, बिकॉज एसी को आप क्या लिखेंगे, तो एसी की जो वैल्यू लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, हाँ ना बोलो भाई, दिस Yes, आर एंड दिस Yes, sir. आर विल कैंसिल आउट, ये दोनों आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम आई स्क्वायर को, यहाँ के बाद क्या स्टेप यहाँ देखिएगा, आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन यहाँ टाइम पीरियड इधर ले आओ राइट साइड पे, तो डिवीजन में चला जाएगा, इसको अगर आप लिखोगे तो 0 से टी आई नॉट का स्क्वायर विल बिकम आई नॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, यहां तक देख लो पहले अच्छे से, यहां तक का स्टेप क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, यहां तक नोट करिए आप लोग, क्योंकि आगे फिर इसमें इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का खेल है, तो वो अभी समझ में आना जरूरी है, तो पहले यहां तक नोट करें आप लोग। सर ये हमने इक्वेट कैसे करा है, एक बार दोबारा बता दीजिए। सर इसकी डेफिनेशन पढ़िए बेटा, डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा आपने, यस सर AC एंड DC इक्वल होगा। ओके सर। एसी डीसी इक्वल नहीं होगा, हीट सर प्रोड्यूस्ड हीट बाय प्रोड्यूस, एसी यस और सर, डीसी इक्वल होगा, यस ठीक सर, है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेट कर दिया। ओके सर। डन सर। चलिए सर, यहां तक आपको समझ में आ गया, तो देखिए अब यहाँ के बाद के स्टेप को फर्दर आप ध्यान दें, यहाँ के बाद बेटा मैं यहाँ से आई को ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टी, अच्छा ये आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो आई नॉट तो इज ऑलवेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, तो इसको इंटीग्रेट तो आप करेंगे नहीं, तो इसको आप बाहर कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन के बाहर लिख दीजिए आई नॉट स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक, 0 से टी तक, यही जो वैल्यू आएगी ना इंटीग्रेट करके, यही जो आई आया तो रूट हो गया ना, ये देखो यही जो आई आएगा दैट आई विल बी कॉल्ड एज आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी, इसी को हम एसी का क्या कहेंगे, आर एम एस वैल्यू, बट वो कब आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन में हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो इंटीग्रेशन कायदे से करेंगे यहाँ पर, बट ये आपको देख लीजिए पहले यहाँ तक क्लैरिटी है, इसके ऊपर रूट लगा दो, वही जो आई कैलकुलेट करके आएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज आई आर एम एस, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, हाँ ना तो बोल दो, यस सर। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो सर इसको इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड,
अब इंटीग्रेट करने में डायरेक्टली आप साइन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिंपली साइन नहीं है, ये साइन स्क्वायर है। तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, एंड दैट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इज cos 2 थीटा। किसी को याद है क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला? कोई आप में से ऐसा है जिसको cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद हो? नहीं आप में से कोई ऐसा, चलो मैं याद दिला देता हूं। इसको हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा। 1 को उधर ले जाओ तो ये ऐसे आ जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। हाँ ना तो बोल दो। यस सर। इस Yes, फॉर्मूले sir. को कहीं पर, इस फॉर्मूले को कहीं पर साइड में लिखिए आप लोग। ये बेटा फिजिक्स में कई बार यूज हो जाता है ये वाला फॉर्मूला ना। तो जब आप अच्छे सवाल करेंगे तो आपको कई बार यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, तो इसको कहीं पर साइड में लिख लें। ठीक है। अब देखो Yes. ये एक इक्वेशन मान लो, इसमें बस मुझे इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं अलग मतलब थोड़ा बाहर करके इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार पूरा रूट कौन लिखता रहे, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन तो होना नहीं है। यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट द साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला पार्ट। तो इसलिए मैं इसको बस अलग करके इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ, यहाँ पर थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है? ओमेगा टी। तो 1 प्लस ऑफ cos 2 ओमेगा टी बाई 2 dt। हाँ या ना? जीरो से कहां तक? टी तक। इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया तो पूछना, क्योंकि आप मैथ्स वाले नहीं है, आप बायो वाले हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा। भाई बच्चों हाँ ना बोलना पड़ेगा रे भाई। यस सर। Yes, sir. ये सही जा रही है यहाँ तक? अब देखो इंटीग्रेशन में एक चीज सिखाई जाती है कि सर अगर दो पार्ट में हो ना, अगर आपके बीच में प्लस या माइनस साइन हो, पहली बात तो ये समझो कि इसको 1/2 प्लस ऑफ cos 2 ओमेगा टी बाई 2 dt कर सकते हैं। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से t तक, यहां तक इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। ठीक है। इसके बाद फर्दर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? जब भी बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप दोनों टर्म को अलग अलग कर सकते हैं। तो 1/2 dt 0 से t प्लस ऑफ ये वाला जो टर्म होगा ये cos 2 ओमेगा 2 t बाई 2 dt। कहां से कहां तक? 0 से t तक। बेटा यहां तक लिख लीजिए पहले। Done, sir. आई होप सबने लिख लिया है। Yes, sir. अब ध्यान से देखिए, इसमें 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर रख दो। dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t, प्लस यहाँ पर भी 1/2 को हम बाहर कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं cos 2 ओमेगा t dt। मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा इसको फर्दर इंटीग्रेट करके। cos 2 ओमेगा t को फर्दर इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक दिमाग में बात याद रखनी पड़ेगी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ ऑलवेज। तो यू नीड टू हैव दैट आइडिया। आपको जब भी कॉस हो, ध्यान से सुनो, कॉस या साइन, अगर उसको आप इंटीग्रेट करेंगे फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड तो आंसर हमेशा 0 आएगा। पता नहीं क्या बोल गया ये। कॉस या साइन, देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। ये ही तो पूरा टाइम, एक टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? एक साइकिल। एक साइकिल में पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या कर देगा इसको? कभी तो बोलो। सर 0 कर देगा। 0 कर देगा। तो जो कॉस के साथ होगा ना वही साइन के साथ भी होगा। दोनों का मामला सेम है। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉस का कभी ग्राफ देखा हो जीवन में तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव भी है। ये भी एक साइकिल है। ये एक टाइम पीरियड में इसमें भी जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही वो कौन सी वैल्यू है उतनी ही निगेटिव वैल्यू भी है। तो इसका भी सम क्या हो जाएगा? तो इसका भी सम अल्टीमेटली क्या हो जाता है? 0। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि कॉस या साइन
जीरो से मतलब एक साइकिल हो, 2 साइकिल हो, 4 साइकिल हो, उसका रिजल्ट क्या लिख दीजिएगा, 0। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दीजिए 0। ठीक है, तो अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक, 0 से t, तो ये कितना हो जाएगा 1/t माइनस ऑफ 0, कितना आया 1/2t। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो IRMS की आगे वैल्यू सर। क्या आई, तो IRMS की वैल्यू क्या आई, लिखा था अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले 1/I0/t लिखा था। देखिए अब इसको अंदर जाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I0/t मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्या लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाई t। t से t कैंसिल हो गया, क्या हो गया, t से t कैंसिल हो गया। तो IRMS की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आया, I0/2 अंडर रूट में। तो इस वैल्यू को हम ऐसे नहीं लिख सकते, IRMS इज नथिंग बट I0/√2। नहीं आया रे भाई, IRMS की वैल्यू I0/√2 होगी। कितनी होगी, I0 क्या चीज है यहाँ पर, दैट इज द मैक्सिमम AC या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और √2 तो आपको पता ही है कि √2 क्या होता है। तो I0 रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब आपकी जो IRMS वैल्यू होती है AC की, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC डिवाइडेड बाई √2 होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC डिवाइडेड बाई √2 होती है। नोट करिए इसको सर। डन सर। अब देखो एक छोटी सी बात है, आपको कभी भी देखते होंगे आप AC सर्किट पे या AC पे वर्क करने वाला जो भी आपके घर में जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसमें कभी देखा हो अगर कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट लिखा होता है, ये सॉरी उसमें करंट की रेटिंग लिखी हुई होती है। इस बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई बार आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे देखेंगे कि जैसे लिखा हो कि 230, जैसे आपने देखा होगा ना कि 230 वोल्ट लिखा होता है। आपके घर में जो सप्लाई होती है वो कितने वोल्टेज पे होती है, कभी सुना है, 230 वोल्ट पे होती है। अच्छा, जो करंट का RMS निकाला है वैसा ही किसका RMS निकलेगा, EMF का भी। करंट का और EMF का RMS वैल्यू हमेशा कैसा होगा, सेम। नहीं समझ में आई बात, मैं कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर इसी में हमें ERMS पूछ लेता कोई, ERMS मतलब RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, तो ये कितना लिखते हैं आप, E0/√2। समझे आप मेरी बात, नहीं यही बात यस समझ में। सर। बिल्कुल सेम मेथड है, बिल्कुल सेम तरीके से निकाला जाएगा। उसमें भी आप क्या करते, उसमें भी आप यही कहते हैं कि द हीट प्रोड्यूस्ड बाई alternating EMF in a given resistor for a given time should be same as the heat produced by the DC EMF for the same in the same resistor for the same given time. बेसिकली करते क्या आप, हीट प्रोड्यूस को हम हीट प्रोड्यूस को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हीट को हमने लिखा I² RT। I मतलब करंट, करंट को हम V/R मल्टीप्लाइड बाई T लिख सकते हैं। कभी हाँ ना बोलो भाई, करंट को V/R लिखा जा सकता है, यस सर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। तो V² मल्टीप्लाइड बाय R इंटू टी लिख सकते हैं इसको, ऑब्वियसली लिख सकते हैं R मल्टीप्लाइड बाई टी। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा V² मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, मतलब हीट को अगर वोल्टेज के टर्म्स में या EMF के टर्म्स में लिखा जाए तो हम उसको लिख सकते हैं V² मल्टीप्लाइड बाई टी, ये लिखा जा सकता है, या E² मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, ये लिखा जा सकता है ना। तो अब देखो उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC would have been written as E² मल्टीप्लाइड बाय dt, एंड हीट प्रोड्यूस्ड बाय DC को अगर हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं E² मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम t। इसको हम फर्दर लिख सकते थे हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम कर देते और E की जगह हम क्या रख देते, E0 टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते, 0 से t, और ये हीट प्रोड्यूस बाय DC इतना होता, तो दोनों को इक्वेट कर लेते। E इसको E0 लिख देता हूं मैं, या E सिंपली E²/R मल्टीप्लाइड बाय t। इसको हम क्या लिख देते, देखो E0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R बाहर लिख देते,
क्या बचता है? ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। मुझे लग रहा है मैं अकेला सीख के खुश हो रहा हूँ। 0 से t तक ये r से r खत्म हो जाता है या नहीं? तो इसके आगे स्टेप आप क्या लिखते हैं? ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कहां से कहां तक? 0 से t तक। तो e की वैल्यू को आप क्या लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ दिस होल क्वांटिटी ई नॉट स्क्वायर बाई टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। कहां से कहां तक? 0 से t तक। मुझे एक बात बताओ, क्या फिर से साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करते तो कितना आता? अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन किया था तो कितना आता? हाफ ही आता हाफ है टी। ना, हाफ टी। तो फिर से टी टी कैंसिल होके ई आर एम एस की वैल्यू क्या निकल के आती? तुम खुद सोचो, ई आर एम एस की वैल्यू क्या निकल के आती? ई नॉट बाई रूट 2 आती है या नहीं आती? सॉल्व करके देख लो। ई आर एम एस कितना निकल के आता भाई? ये ई नॉट बचता और ये टी से टी कैंसिल हो जाता इंटीग्रेशन के बाद, तो रूट 2 ही तो बचता। तो मैं नहीं आया। आ गया सर। सबको समझ आई बात? यस सर। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस निकालोगे तो आई आरएमएस होगा आई नॉट बाई रूट 2। तो उसी तरह से ई आरएमएस निकालोगे तो ये होगा ई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, दोनों में नीचे क्या आ जाता है? रूट 2। मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। दोनों केस में क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। नोट करें। डन सर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा इंटीग्रेशन मत सीखे, दिक्कत हो जाएगी। तो आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू Thank you, सर। sir.